सुप्रभात प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। चलिए आइए शुरू करते हैं बच्चों हमारा अगला पाठ। आज का पाठ है बच्चों पाठ 17, जिसका नाम है विराम चिन्ह यानी कि बच्चों पंक्चुएशन। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण है ये। देखो, विराम का अर्थ है रुकना या ठहरना। चिन्ह का अर्थ है बच्चों निशान। ठीक है, देखो वाक्य लिखते, बोलते या पढ़ते समय अपने भावों को प्रकट करने के लिए वाक्य के मध्य अंत में रुकना पड़ता है ना बच्चों, रुकना पड़ता है। इस हेतु जिन चिन्हों को लगाते हैं बच्चों वे चिन्ह विराम चिन्ह कहलाते हैं। ठीक है बच्चों, ये हमें यही दर्शाते हैं कि हमें कहाँ रुकना है, कितनी देर के लिए रुकना है। ठीक है, इन चिन्हों का शुद्ध प्रयोग हमारे लेखन और भाव दोनों को ही दूषित कर देता है, अतः इनका सही प्रयोग जान लेना आवश्यक है। जैसे बच्चों यहाँ देखिए क्या लिखा है, रोको मत जाने दो, जबकि दूसरे में लिखा है रोको मत जाने दो। ठीक है, तो इन वाक्य में अल्प विराम के प्रयोग से अर्थांतर में आया परिवर्तन दृष्टव्य है। समझ गए बच्चों, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि किस प्रकार से एक छोटे से बच्चों यहाँ पे चिन्ह की वजह से पूरा का पूरा वाक्य बदल गया। ठीक है, अब बच्चों विराम चिन्ह निम्नलिखित है। पहला बच्चों विराम चिन्ह पूर्ण विराम, जिसे हम कहते हैं फुल स्टॉप। दूसरा बच्चों अर्ध विराम, ये देखिए सेमीकोलन। तीसरा है अल्प विराम, इसे हम कॉमा कहते हैं। चौथा प्रश्न चिन्ह बच्चों देखिए, ये है मार्क ऑफ इंटेरोगेशन। ये सारे चिन्ह आपको ध्यान रखने हैं। पांचवा आता है विस्मयादि चिन्ह बच्चों, यानी कि मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन। फिर आता है छठा उद्धरण चिन्ह बच्चों, जिसे हम क्या कहते हैं इन्वर्टेड कॉमास। ये देखिए इस प्रकार से है। ठीक है, ये सारे चिन्ह आपको पता होने चाहिए। सातवां क्या बच्चों कोष्टक चिन्ह, ये देखिए कोष्टक यानी कि ब्रैकेट्स। योजक चिन्ह यानी कि हाइफन। निर्देशक चिन्ह है बच्चों ये वाला डैश। ठीक है, अपूर्ण विराम क्या है बच्चों, ये देखिए कॉलन। फिर लाघव चिन्ह क्या बच्चों, यहाँ पे देखिए छोटा सा एब्रीवेशन। एक हरे उदाहरण चिन्ह बच्चों देख रहे हैं, एक हरा ये है सिंगल इन्वर्टेड कॉमास। फिर है लोप निर्देशक, ये इस प्रकार से। हंस पद या त्रुटि पूर्वक बच्चों, ये त्रुटि पूर्वक ये इस प्रकार से। ठीक है, तो ये हमारे कुछ चिन्ह है। आइए एक एक करके इन्हें पढ़ते हैं बच्चों। पहला है पूर्ण विराम। देखिए जहाँ कथन के पूरे अभिप्राय की अभिव्यक्ति हो जाती है और वाक्य समाप्त हो जाता है, वहां पूर्ण विराम का प्रयोग किया जाता है। प्रश्नवाचक और विस्मयादि बोधक वाक्यों में इसका प्रयोग नहीं किया जाता है। बच्चों ध्यान रखिए कि जब वाक्य पूरा हो जाता है तब हम लगाते हैं पूर्ण विराम। ठीक है, अब देखिए जैसे कि मोहन रोजाना योगा करता है, तो बच्चों वाक्य पूरा हो गया, हमने लगा दिया यहाँ पे। शीला पत्र लिख रही है, तो बच्चों यहाँ पे ये पूरा हो गया। समझ गए। अब आते हैं दूसरा अर्ध विराम। देखिए जहां अल्प विराम की अपेक्षा अधिक रुका जाता है, वहां अर्ध विराम का प्रयोग होता है। जैसे कि रात बीती, सवेरा हुआ, पक्षी चहचहाने लगे। ठीक है, अब आते हैं तीसरा बच्चों अल्प विराम। देखो पढ़ते लिखते समय जिस स्थान पर थोड़ा रुकना हो वहां अल्प विराम का प्रयोग करते हैं बच्चों। जैसे कि राम, मोहन, सुरेश और गीता खेल रहे हैं। ठीक है, देखिए का एक शब्द की दूसरे शब्द से एक बात को दूसरी बात से अलग करने में। जैसे कि बच्चों राम कृष्ण ईश्वर के अवतार हैं। सीता पढ़ रही थी पर गीता सो रही थी। ख देखिए बात कहते समय अध्यापक ने कहा, इस प्रकार से है ना। ग क्या है, पर, किंतु, परंतु, लेकिन, क्योंकि आदि योजक शब्दों से पहले न्यायाधीश ने निर्णय कर दिया था, किंतु वह मेरे पक्ष में नहीं था। समझ गए बच्चों, तो इस प्रकार से भी हम यहाँ पर इस चिन्ह को लगाते हैं। चौथा आता है बच्चों प्रश्नवाचक। देखो जिन वाक्यों में प्रश्न पूछा जाता है उनके अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लगता है। ठीक है, देखिए जैसे कि तुम कहाँ रहते हो, प्रश्न किया जा रहा है। फिर वे क्यों नहीं आए, तो ये भी प्रश्न किया जा रहा है। ठीक है बच्चों, अब आगे पांचवा विस्मयादि बोधक चिन्ह। विस्मय, हर्ष, शोक आदि भावों को प्रकट करने के लिए विस्मयादि चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि बच्चों देखिए वाह आनंदित हो गए। तो दूसरा हाय मैं डूब गया। ठीक है बच्चों, किस प्रकार से ये विस्मय दर्शा रहे हैं। छठा आता है उद्धरण चिन्ह बच्चों। किसी के कथन को अक्षरश है उद्धृत करने के लिए उद्धरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे गीता में कृष्ण ने कहा है आत्मा अजर अमर है, तो बच्चों किसी की बात को ज्यों का त्यों कहने के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं। सातवां है कोष्टक। देखो किसी शब्द के अर्थ को स्पष्ट करने के लिए कोष्टक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे वृत्त यानी कि छंद, तो देखिए इसका अर्थ बच्चों हमने किसमें बताया, कोष्टक में, है ना। वृत्त में लय का ध्यान रखना चाहिए। अब आता है आठवां योजक चिन्ह। जहां दो या दो से अधिक शब्दों को मिलाकर पद के रूप में लिखा जाता है वहां योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे बच्चों देखिए माता पिता, आगे यहाँ पे योजक चिन्ह, फिर सूर्य चंद्रमा। ठीक है, नौवां आता है निर्देशक चिन्ह। देखिए किसी कथन का विवरण प्रस्तुत करने के लिए निर्देशक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि वर्ण दो प्रकार के होते हैं। अब इसका हमें बच्चों क्या करना है, बताना है आगे। तो यह स्वर और व्यंजन, आगे यहाँ पे ये चिन्ह। ठीक है, 10वां है अपूर्ण विराम। देखो जहां वाक्य पूरा ना हो वहां अपूर्ण विराम का प्रयोग होता है। ठीक है, 11वां लाघव चिन्ह। किसी बड़े शब्द को संक्षेप में लिखने के लिए इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। इसे संक्षेपक भी कहते हैं। जैसे कि देखिए डॉक्टर
अब डॉक्टर पूरा ना लिखकर हम सिर्फ डॉ लिखेंगे और लगा देंगे यहाँ पे लाघव चिन्ह। इसी प्रकार पंडित को पूरा ना लिखकर सिर्फ हम यहाँ पे इस प्रकार से लिखेंगे, ठीक है। अब देखिए 12वां, एक हरा उद्धरण चिन्ह। किसी विशेष शब्द को दूसरे से अलग दिखाने के लिए एक हरे उद्धरण चिन्ह का प्रयोग करते हैं, जैसे कि अ ह्रस्व स्वर है, समझ गए। अब देखिए 13वां, लोक निर्देशक चिन्ह। वाक्य में कभी कभी कुछ अंश छोड़ दिया जाता है, तब उस छोड़े गए स्थान पर इसका प्रयोग किया जाता है, जैसे हंसती हुई नायिका की छवि। तो देखा आपने, है ना। अब इसको हमने छोड़ दिया इस प्रकार से, ठीक है। आइए आगे क्या है, देखिए बच्चों अब इसी के साथ हमारा ये पार्ट पूरा होता है। तो हमने यहाँ पे सारे के सारे चिन्हों को पढ़ लिया, ठीक है। तो आप समझ गए। अब बच्चों आगे आपको दिया है अभ्यास, तो अभ्यास के सारे प्रश्नों को पूरा कीजिएगा और इन सारे चिन्हों को लगाना आपको आना चाहिए, ठीक है। तो अब हम मिलेंगे अगली कक्षा में एक नए पार्ट के साथ। तब तक के लिए बच्चों आप सभी चिन्हों को फिर से पढ़िए, है ना, कहाँ क्या लगता है ये पढ़िए और अभ्यास के प्रश्नों को पूरा कीजिए। अपना ध्यान रखिए बच्चों और पढ़ते रहिए, ठीक है। बाय।